नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, अखबार वाला 001। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे दाहिने हाथ राजेंद्र प्रसाद रोड, मेरे बाएं हाथ रायसीना हिल, रायसीना रोड, पीछे संसद। ये संसद भवन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संसद भवन बना और ठीक मेरे सामने 105 डिग्री के कोण पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। प्रेस क्लब का जो इतिहास है वो यह कहता है कि 30 के दशक में, उस जमाने में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया था, उसके संपादक थे दुर्गादास जी। दुर्गादास जी एक विशेष असाइनमेंट में वो लंदन गए और लंदन जाने के बाद लंदन के पत्रकारों के लिए या प्रेस में काम करने वाले जो संवाददाता थे या अखबार के जगत से जुड़े जो लोग थे, उनके भ्रमण सम्मेलन या उनके बैठने के लिए वो एक बहुत बेहतरीन क्लब था वहाँ पे। दुर्गादास जी को शायद उनके मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं इस तरह का एक क्लब दिल्ली में स्थापित किया जाए, ताकि दिल्ली में जो काम करने वाले लोग हैं, खास करके अखबार की दुनिया के लोग, क्योंकि उस समय टेलीविज़न की बात नहीं थी और सोशल मीडिया का भी नामो निशान नहीं था, तो अखबार में काम करने वाले जो लोग थे या रेडियो में जो काम करने वाले लोग थे, उन तमाम लोगों के उठने बैठने के लिए, बातचीत के लिए या मिलन स्थल के लिए एक क्लब बनाया जाए। यह सोच 30 की दशक का है और 30 के दशक में दुर्गादास जी, जो उस समय एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया के संपादक थे, उनकी है। जब वो 50 के दशक में ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो आज की तारीख में हम सभी पीटीआई के नाम से जानते हैं, यह पीटीआई एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का ही दूसरा रूप है। पचास के दशक में जब दुर्गादास जी हिंदुस्तान टाइम्स आते हैं, तो उस कालखंड में उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए एक मुहिम चलाए और 20 दिसंबर 1957 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर पीछे आपको ले चलता हूँ। यह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो आज एक रायसीना रोड के नाम से जाना जाता है, या अगर आप मंडी हाउस की तरफ से आएंगे तो रायसीना रोड के अंतिम छोर पे जहां संसद का गोलंबर है, उसके बाएं हाथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया स्थित है। यह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उस व्यक्ति का कार्यालय कहें अथवा निवास स्थान कहें या जो कहें, यह स्थान उस व्यक्ति के नाम से अंकित था जिन्होंने भारत के विभाजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह महत्वपूर्ण योगदान अब आज की तारीख में सकारात्मक नकारात्मक करने की बात या सोचने की बात, यह सब इतिहासकार और जो विशेषज्ञ हैं वो करेंगे। लेकिन इस भवन में ये 2 कमरे या 3 कमरे का जो भवन उस जमाने में था, यह बात हो रही है सन 47 की। सिरिल रेडक्लिफ यहीं रहते थे या उनका कार्यालय यहाँ था, या यूं भी कहें कि उस जमाने में यहाँ पे जितने भी लकड़ी के सामान थे, टेबल कुर्सी या उनके घर का जो सामान था, उस लकड़ी के टेबल कुर्सी पे कागज के पन्नों पे या पुलिस के साइज जो कागज है, उस कागज के पन्ने पे पेंसिल से
भारत के मानचित्र उस जमाने में अविभाजित भारत बोलेंगे, अविभाजित भारत का जो मानचित्र है उस मानचित्र पे लकड़ी से, पेंसिल से जो रेखाएं खींची गई वह भारत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उन्होंने पंजाब में एक रेखा खींची और दूसरा रेखा बंगाल में खींची। उस जमाने में रेडिफ क्लिफ जो रेखाएं खींचे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या जब देश का विभाजन हुआ उस विभाजन के बाद पंजाब का वो रेखा, पंजाब में खींची गई वो रेखा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के रूप में काम किया और बंगाल में खींची गई वो रेखा भारत और बांग्लादेश में आज की जो सीमा रेखा है उसे माना जाता है। लियो। प्रेस क्लब की स्थापना कहें तो 20 दिसंबर 1957 को हुआ है और 10 मार्च 1958 को इसे एक कंपनी के तौर पे शामिल किया गया। 2 फरवरी 1959 को उस जमाने के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत साहब इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का उद्घाटन किए थे कि 68th ईयर हो रहा है प्रेस क्लब का। आप इस क्लब के बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी रह चुके हैं और आपका पद भारतीय के जो पत्रकारिता है उसमें आपका बहुत ही महत्व हम लोग जो जानते हैं। आपकी नज़र में क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था और आज जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थिति है क्या कहेंगे? देखिए, अब की स्थिति के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जो है वो बोलना भी उचित नहीं होगा क्योंकि आजकल मैं जाता नहीं हूँ, कई सालों से नहीं जाता, सिर्फ साल में 1 या 2 बार जाता हूँ। एक बार जब वोटिंग होती है और दूसरा जो है जब कोई खास ही किसी को मिलना हो। अदरवाइज़ जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई थी तो ये एक प्रोफेशनल क्लब था। ये जो बाकी के क्लब्स दिल्ली में है उनसे थोड़ा भिन्न था, उससे थोड़ा अलग था। इसमें हर तरह के जो लोग थे, अखबार वाले तो थे ही थे जो इसकी रूह थी, लेकिन जो बाकी प्रोफेशंस में भी जो थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे थिएटर से थे, चाहे म्यूज़िक से थे, वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक से थे, चाहे फिल्मों से थे, चाहे साहित्य से थे, ये सब लोग भी जुड़े हुए थे। कई लोग जो थे इधर के मेंबर्स थे। यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े कलाकार आया करते थे। थिएटर की दुनिया से इधर जो है राजेंद्र नाथ आते थे, थिएटर की दुनिया से टीपी जैन आते थे, कभी कभी जो है ये श्याम अरोड़ा आते थे, कुलभूषण खरबंदा आते थे, तो दिल्ली के बीएम शाह आते थे। तो ये सब थिएटर के लोग थे और बहुत बड़े म्यूज़िकल लोग भी आते थे जो म्यूजिशियंस थे। तो अब जो है कि वो था, परंपरा में ये था कि प्रेस क्लब के अंदर एक तरह से इंटरेक्शन हो आपस में, जो लोग क्रिएटिव आर्ट्स में हैं या क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसी भी भिन्न पेशे से हो, उनको जो है कि उनके साथ मिलकर जो है कि आपस में मिलकर मिल सके, अपना एक आध कोई ड्रिंक जिसने पीना है पी सकें, जो करना है वो कर पाएँ। तो जो है कि बहुत यूनिक क्लब था और एक तरह से एक प्लेटफॉर्म के तौर पे था कि इस जगह पे
रिगार्डलेस ऑफ कि किसी की विचारधारा क्या है, रिगार्डलेस ऑफ किसी का सोच क्या है, सब लोग आते थे। उनको एक तरह से एक जगह मिलती थी जहाँ पे अपने विचार जो है सामने रख सकते थे। और प्रेस क्लब में रेगुलर मीट योर प्रेस प्रोग्राम्स होते थे, अब भी होते होंगे। मैं नहीं, मतलब कि नहीं के बराबर। जिसमें डिफरेंट लोग आते थे, डिफरेंट विचारधाराओं के लोग आते थे और अपनी बात रख। गोविंद वल्लभ पंत जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का उद्घाटन किए 2 फरवरी 1959 को, उसके बाद इसके जो पदाधिकारी बने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए, उसमें दुर्गादास जी उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। वे पहला अध्यक्ष मनोनीत हुए और उन्हीं के साथ उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रेजिडेंट एडिटर थे D.R. मनकेकर साहब, वे यहाँ के महासचिव बनाए गए। आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, इस क्लब को आपने उस जमाने से देखा है, इसका कुछ ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक जो बातें हैं वो कुछ बताइए मुझे। देखिए, मैं 1989 के बाद से तो मैं क्लब में आ रहा हूँ, लेकिन बहुत आपको हैरानी होगी कि मैं 2001-2 में जब हमारे दोस्त संजीव आचार्य यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहे तो उनका आग्रह था कि मैं बन जाऊँ। मुझे पहले नहीं लग रहा था कि मुझे बनने की कोई ज़रूरत है यहाँ, लेकिन उनका था। तो मैं जब आया तो एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी, मैं सुनाना चाहूँगा आपको। वो घटना ये घटी कि मैं जब पैसा जमा करने आया तो मैंने देखा कि उन्होंने ये लिखा था उस पर, जनरल सेक्रेटरी ने, तो ठाकुर साहब से पुराना भी जो ये नहीं बने मेंबर थे उनका जुर्माना वसूला जाए, कि मेंबर क्यों नहीं बने। वो बड़ा दिलचस्प था। ये तो कहिए पेंसिल से लिखा था। तो मैंने कहा भाई इस तरह की चीज़ें कम से कम दस्तावेजों में ये शामिल न करो। तो संजीव आचार्य के साथ हम लोग, तो खैर मैं मेंबर बना। लेकिन उसके पहले देखिए, क्या ये जो जगह है आज की तारीख में, हम आप कह सकते हैं कि यही एक जगह है हमारे पास जहाँ हम बैठ सकते हैं, जहाँ हम बातें कर सकते हैं। बाकी पूरा ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किला बना हुआ है। यहाँ हम कहीं खड़े हो जाइए आप तो 3 आदमी आ जाएगा, साहब यहाँ क्यों। तो ये जगह है और इस जगह का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि ये फिरोज गांधी की देन है, और फिरोज गांधी की देन है। और उस समय गोविंद वल्लभ पंत साहब ने इसका उद्घाटन किया। जैसा कि आपने कहा कि ये क्या फिरोज गांधी यहाँ पे वो ऑफिशियल फिरोज गांधी का ये आधिकारिक निवास होता था, जितना मुझे पता है। और सामने जो है आपको पता होगा ये रायसीना रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद संसद भवन, रेल भवन, ये लोग, तो उनके मन में, जितना मुझे पुराने सीनियर लोगों ने कहा कि भाई उनके मन में एक बात थी कि भाई पत्रकारों के बैठने की कोई जगह है नहीं है, कि अगर कोई मिनिस्ट्री में आ रहा है कुछ चाय पानी करना, ये करना, तो उस समय और अब के मुकाबले, क्योंकि पहले जो प्रेस PIB था, AIA था, वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह होता था जिसमें लोग जाते थे और मीडिया की भीड़ नहीं थी। मतलब केवल प्रिंट मीडिया था, जो गिने चुने अखबारों के लोग थे। तो ये उनकी इच्छा ये थी कि कम से कम बैठने की जगह होनी चाहिए। तो उस जगह में एक जगह तो बन गई। ये सामने भवन जो आप देख रहे हैं सफेद रंग का, यह है चेम्स रोड क्लब। चेम्स रोड क्लब का निर्माण ये हुआ है 1917 और 1918 के बीच में। और इसका जो लीज है, यह कहा जाता है इसका लीज जो साइन हुआ था वो हुआ था जुलाई 27, 1928 को। इसके बारे में कहा था कि इस क्लब की स्थापना अपने सदस्यों को सभी सामान्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद जो सबसे पहले बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वो थे दुर्गादास जी। ये सन 1958 से 1962 तक रहे। उनके साथ में सेक्रेटरी जनरल थे D.R. मनकेकर साहब। और फिर उसके बाद के चुनाव में 1962 का जो चुनाव हुआ उसमें प्रेम भाटिया साहब प्रेसिडेंट बने, फिर फ्रैंक मॉरिस, फिर VP रामाचंद्रन, फिर बने D.R. मनकेकर आए, फिर राम सिंह आए, फिर कोतरू साहब आए, फिर P.G. गांधी आए, फिर P.D. शर्मा आए, फिर जोगेंद्र बाली आए, फिर J.D. सिंह आए, फिर C.S. पंडित आए, फिर गोविंदम आए, फिर C.S. पंडित बने, फिर विग साहब, A.R. विग साहब, ये हिंदुस्तान टाइम्स में थे, फिर राजेंद्र सडीन साहब आए, फिर कोतरू साहब आए, फिर पंकज बोरा साहब आए। पंकज बोरा साहब सेक्रेटरी जनरल बने थे
1989 और 1991 के बीच में। फिर उसके बाद बने शरद द्विवेदी, ये प्रेसिडेंट बने थे 90 में। फिर जीके सिंह बने जनरल सेक्रेटरी 92-95 में। फिर एस निहाल सिंह ये इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे हैं। फिर सतीश जाकब, फिर प्रमोद गुप्ता, फिर AR विग, फिर WD माथुर ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के ब्यूरो चीफ थे। फिर बने अस्करी H जैदी साहब, अरुण कुमार धर साहब, फिर प्रभात डबराल साहब, फिर संजीव आचार्य, फिर प्रकाश पात्रा, फिर AR विग, फिर चित्रा सान्याल बनी थी 2005 और 2006 के चुनाव में, ये सेक्रेटरी जनरल बनी थी। फिर बनी राहुल जलाली साहब, फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बने, फिर परवेज अहमद बने, फिर संदीप दीक्षित बने। ये संदीप दीक्षित साहब 2010-2011 में सेक्रेटरी जनरल थे। फिर TR रामचंद्रन, फिर अनिल आनंद साहब सेक्रेटरी जनरल 11 और 13 के बीच में थे। फिर आनंद किशोर सहाय, फिर नदीम अहमद साहब बने, फिर गौतम लाहिड़ी साहब, फिर विनय कुमार साहब। गौतम लाहिड़ी साहब प्रेसिडेंट बने 2016-2017 में। फिर उन्हीं के कालखंड में विनय कुमार साहब यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल थे। फिर महुआ चटर्जी, फिर आनंद के सहाय, फिर उमाकांत लखेरा, आनंद बैगटकर, फिर गौतम लाहिड़ी साहब और फिर नीरज कुमार साहब। फिर अभी अगले चुनाव के लिए, अगले पदाधिकारियों के चयन के लिए आगामी शनिवार को चुनाव होने जा रहा है। यह भवन इंदिरा गांधी के जो पति फिरोज गांधी उनके नाम से अंकित है। फिरोज गांधी जब सांसद बने थे तो यहीं रहते थे, यही उनका कार्यालय था। हमारे दाहिने हाथ में जो रेल भवन है, इसका निर्माण हमारे दाहिने हाथ में फिर जो कृषि भवन है या उससे आगे शास्त्री भवन, इन तमाम भवनों का निर्माण हुआ है 56 और 1968 के बीच, यानी आजादी के बाद और 1968 के तक इन सभी भवनों का कोई अस्तित्व नहीं था। अपने काल की बात बता सकता हूँ। मैं सेक्रेटरी जनरल था प्रेस क्लब का 89 से 91 के बीच में, और उसमें जो है कई चीज़ें मुझे याद है। हमने प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी बने थे, तो उनको बुलाया था, वो आए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी देवीलाल, वो आए थे। और ये जो प्रेस क्लब में ऊपर डिश एंटेना लगा था, तब CNN नया आया था, तो बहुत क्रेज़ होती थी और बहुत महंगा था। तो चौधरी देवीलाल ने अपने अकाउंट में से जो है चेक फाड़ के दिया था, जिसके 1,53,000 का, अगर मेरे को याददाश्त ठीक है, प्रेस क्लब के नाम पे। और वो डिश एंटेना लगा था कि विच इनेबल्ड जो मेंबर्स थे उनको CNN और दुनिया की जो खबरें थी, जो सेटेलाइट टेलीविज़न के साथ और केबल टेलीविज़न के साथ उनका पहला परिचय हुआ था। उसी तरह से जो है कि LK अडवाणी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो आए थे। असल में क्या था कि अडवाणी जी ने पहली बार जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, और वो प्रेस क्लब में ही की थी। लेकिन उनकी मिसफॉर्चून ये थी, ये 16 या 17 जनवरी की बात है 1991 की, और जो है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल बातें कही थी, लेकिन ये सारी की सारी ओवरशैडो हो गई थी, क्योंकि उस दिन गल्फ वॉर शुरू हो गया था, कुवैत का इन्वेजन था, और अमेरिका जो है इराक के ऊपर जो है अमेरिका ने हमला कर दिया था। तो ये सब चीज़ें जो थी एक इतिहास के अंदर लिखी हुई हैं। और थे। और मुख्यतः अगर देखेंगे तो प्रेस क्लब का जो नेतृत्व अंग्रेजी के पत्रकारों के हाथ में रहा, और ऐसा नहीं वो ज़बरदस्ती नहीं बैठे थे, भाषाई पत्रकार और हिंदी के पत्रकार उनको चुनते थे, क्योंकि उनका जो उस समय की ब्यूरोक्रेसी थी और उनके साथ ठीक ठाक मतलब एक तरह से रिलेशन था। और क्लब मतलब जाने अनजाने, क्योंकि ये तो क्लब है,
क्लब को मीडिया की आवाज़ नहीं कह सकते, लेकिन ये जाने अनजाने पत्रकारों की सबसे सशक्त आवाज़ बनता चला है। एडिटर गिल्ड नहीं है क्लब जी, ना जो है कोई डीयूजे है, लेकिन आज की तारीख में क्लब अगर किसी सवाल पर कोई बात रखता है, वक्तव्य जारी करता है, तो उसको सरकार सुनती है, क्योंकि इतनी बड़ी मेंबरशिप है, इतने लोग हैं इसके, इतने वो। तो मैंने देखा कि इसका अधिकतम वर्चस्व अगर आप उठा के देखेंगे तो हिंदी और भाषाई पत्रकारों का नेतृत्व बहुत कम रहा है इसमें। कुछ लोग हैं, चंद लोग जिनको आप कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों? जब नहीं, ये इसलिए रहा क्योंकि मतलब जो भाषाई पत्रकार हैं, हिंदी के जो पत्रकार हैं, उनकी रीच लिमिटेड रही। वो कुएं के मेढक की तरह पहले खुद ही रहे, लेकिन जो लोग रहे, जिनका मेन स्ट्रीम में जिनका नाम रहा, उनको लोगों ने इलेक्ट किया। जैसे कि खुद आप देखिए 2 टर्म में लुमाकांत लखेड़ा जी रहे, हिंदी के पत्रकार हैं। उसके पहले आप देखिए प्रभात डबराल भी रहे, और सबसे पहले मुझे याद आता है कि जो हिंदी और जो अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा, वो जो है शरद द्विवेदी, क्योंकि ये एक तरह से इंफॉर्मेशन का सेंटर होता है। हमें कोई राय लेना, घूमिए, तो आपको 8-10 सीनियर ऐसे मिल जाते थे जो अलग अलग राज्यों के स्टालवर्ड होते थे। कोई केरल का है, हमें केरल के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी यहाँ, या आईएनएस बिल्डिंग, 2 ऐसे थे जिनमें हमें अगर कोई देश भर की जानकारी लेनी हो तो आपको मोस्ट ऑथेंटिक रिलायबल लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब आईएनएस का वो अस्तित्व तो नहीं रहा जो, नहीं, इसका भी नहीं रहा। इसका भी नहीं। आज के तारीख में ये दोनों बिल्डिंगें ऐसी हो गई जो, जिसको कहिए सूचना विहीन, एक केवल भवन है जो, जिनका एक पुराना अतीत और इतिहास है, केवल ये कह सकते हैं। और इसके अब क्या है कि अब तो बहुत सारा भीड़ हो गई है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, तो उस तरह के लोग नहीं है। अब आपको मुझे कोई बात करना हो, जो है झारखंड का, बिहार का भी, तो मुझे कुछ नाम आते हैं, उसमें आपका नाम आता है कि मुझे पूछना चाहिए उनसे, और आप अगर खुद भी ना बता पाएंगे तो आपके पास वो रिसोर्सेज है कि बता देंगे, है ना। तो उस टाइप के लोग नहीं। हमें याद है कि यहाँ हमने अरुण शौरी को भी देखा, कई प्रदर्शन वगैरह होते थे जिसमें ये सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों का आना जाना बना हुआ था। और पहले प्रेस एसोसिएशन के भी जितने स्टालवर्ड लोग थे, सीनियर जर्नलिस्ट, सब लोग आते जाते थे, वो काफ़ी टाइम भी देते। इस महीने के 20 तारीख को हम अपने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना का 68वां 68th स्थापना दिवस मनाएंगे। इन 68 वर्षों में कितने 2 दर्जन से अधिक जो पदाधिकारी हैं क्लब के, वो आए गए, फिर अभी चुनाव होगा, फिर आगे चुनाव होता रहेगा। लेकिन एक प्रश्न को लेके मैं कई लोगों से पूछा कि क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जिस उद्देश्य से, या दुर्गादास जी जिस उद्देश्य से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का स्थापना की बात सोचे थे या स्थापना किए थे, आज 68 वर्षों के बाद क्या क्लब उस उद्देश्य को प्राप्त कर सका या प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है अथवा नहीं। बहुत सारे लोग इस विषय पे बातचीत करने के क्रम में, बहुत सारे मेंबरान ही बोलेंगे, वो सभी लोग इसे किसी न किसी तरह से राजनीति की तरफ लेके चलेंगे। मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं है। यहाँ क्लब बेहतरीन तरीके से चले, बेहतर लोग आए, यहाँ जो एक वाइब्रेशन होना चाहिए वो वाइब्रेशन यहाँ बना रहे, यही मेरा उद्देश्य है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कितना वाइब्रेंट है या कितना वाइब्रेंट इससे होना चाहिए, इसके लिए मैं सबसे पहले पंकज बोरा साहब से बात किया। पंकज बोरा साहब जब टाइम्स ऑफ इंडिया में मेट्रो एडिटर थे और क्लब के अधिकारी थे, उस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था। पंकज बोरा साहब यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ वाइब्रेशन है। वो यह बोलते हैं कि समय के साथ साथ जो समय का तकाजा है, उस तकाजे को मद्देनज़र परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप लोगों के सोच में भी परिवर्तन हुआ। उस दृष्टिकोण से आज के जो पदाधिकारी हैं या आने वाले दिनों में जो पदाधिकारी होंगे, उनकी तुलना हम पीछे के पदाधिकारियों से नहीं कर सकते हैं। पीछे की जो स्थिति थी, पहले जिस तरह की पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता को मद्देनज़र उस समय जो ज़रूरत थी, उस बात को
अहमियत दिया गया। और उस समय चूंकि एक क्लब होने की जरूरत थी, इसीलिए दुर्गादास जी ने यहाँ पे एक क्लब बनाया। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रेस क्लब को जिस तरह की भूमिका अब पत्रकारिता की दुनिया में निभाना चाहिए, वो कितना हद तक निभाया अथवा निभाने के लिए संकल्पित है, यह बहुत ही शोध का विषय है। पंकज बोरा साहब कहते हैं कि प्रेस क्लब और भारत का जो संसद है, दोनों के बीच की दूरी 200 कदम 100 कदम से ज़्यादा नहीं है। आपके काल में प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन आए, या अब तक प्रेस क्लब में प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन आए? देखिए, प्रेस क्लब में अब जो मैं मेंबर बना था 82 में प्रेस क्लब का जी, मेरा 1769 नंबर है। उस वक्त एक चुनाव हो रहा था 82-83 में, जिसमें बहुत हिस्टोरिक चुनाव था, जिसमें जेडी सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया के थे जी, और विश्वम साहब बहुत रिस्पेक्टेड पत्रकार थे। इनके दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था। मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो उस चुनाव के अंदर जेडी सिंह जीत गए थे। जीते। तो जो है कि बहुत दिलचस्प था, लेकिन मतलब कि ये दोनों बहुत महान पत्रकार थे। इनके बीच में उस तरह की रंजिश नहीं थी जो आज आजकल की तारीख की टाइम में पत्रकारों की आपस में होती है। और चुनाव को चुनाव की तरह देखा था और उसको उस तरह से किया था। तो जब प्रेस क्लब में बदलाव आना शुरू हुआ था, तो आनंद साहे पहले सेक्रेटरी जनरल थे और सरीन साहब, राजेंद्र सरीन होते थे, जी, वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने थे। और आनंद साहे ने 2 टर्म की थी, उसके बाद पार्थो मजुमदार ने की थी 1 टर्म, फिर 2 टर्म्स मैंने की थी। मेरे बाद आशुतोष हांडू बने थे, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया था एक रोड एक्सीडेंट के अंदर। जी, और फिर थोड़ी देर के लिए एक्टिंग पीपी बालाचंद्रन जी, बने थे, और उसके बाद फिर जीके सिंह आ गए थे। जीके सिंह और बहुत लोग आए, बहुत काबिल लोग आए, अस्करी आया और बाकी बहुत बहुत काबिल लोग आए, अभी भी बहुत काबिल लोग हैं। तो जो है कि ये तो परंपरा है ये प्रेस क्लब प्राइम की। मिनिस्टर आज तक प्रेस क्लब में क्यों नहीं है? लोगों ने इनवाइट किया, या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया? देखिए, ये तो मेरे को मालूम नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर को मालूम होगा, और जो इस वक्त प्रेस क्लब के अधिकारी हैं उनको मालूम होगा क्यों नहीं आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आपको की नज़र में होगा कि वो प्रेस मीटिंग या प्रेस मीट करते नहीं हैं। और जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई नहीं की। तो हो सकता है उनका कोई कारण हो कि इन्होंने बुलाया और वो ना आए हो। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक समय था कि कुछ लोग जो थे, जो विचारधारा से बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड थे, उन्होंने सोचा था कि एक पैरेलल प्रेस क्लब बनाया जाए, क्योंकि इधर जीत नहीं पा रहे थे। तो उसमें मेरे सीनियर और मेरे मित्र और मेरे प्रेडिसेसर हिंदुस्तान टाइम्स में AR विग, उन्होंने एक पैरेलल प्रेस क्लब को रजिस्टर किया था। वो पूसा रोड में रहते थे, उनके निवास स्थान के ऊपर वो था, और वो राउज एवेन्यू में कोई जगह ढूंढ रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो आजकल कहलाती है, जी, कि वहाँ पे कोई उनको जगह मिले, वहाँ पे एक पैरेलल प्रेस क्लब बनाया जाए। तो इसके चलते जो है कि हमारी बहुत लंबी मीटिंग हुई थी। दीनानाथ मिश्रा जी होते थे नवभारत टाइम्स में, अडवाणी जी के बहुत नज़दीक थे। तो उनसे बैठ के बात की थी कि ये पैरेलल प्रेस क्लब का ये अखबार वालों को क्यों बांटा जा रहा है। तो उनको ये बात अपील की थी। तो उन्होंने हमारी मीटिंग जो है अडवाणी जी से करवाई थी, और अडवाणी जी भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते थे कि अखबार वाले बंटने नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो है कि अपना जो है आने का जो रजामंदी उस वक्त दे दी थी, और आए थे और अपनी बात रखी थी, और लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी थी। और ये जो पैरेलल प्रेस क्लब बनाने की जो एक प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, ये उसी दिन शेल्व हो गई थी। और हमारे काल में राजेश खन्ना जी आए थे, सुपरस्टार थे, बहुत बड़ी उनकी देवानंद भी फॉलोइंग आए थी। आपके? देवानंद मैंने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मेरे से मैं तब सेक्रेटरी जनरल नहीं था, पार्थो मजुमदार थे। तो देवानंद की फिल्म रिलीज हुई थी सच्चे का बोलबाला, तो उसके चलते वो देवानंद प्रेस क्लब आए थे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ तो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री के उधर भी नहीं हुई होगी। दूर तक, बाहर तक लोग इकट्ठे हुए थे, और अगले दिन हर अखबार की सुर्खियों में, फ्रंट पेज में देवानंद की खबरें छपी थी।
और देवानंद ने क्या बोला था वो छपा था। रायसीना इस जी। सड़क पे 1 नंबर रायसीना रोड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। जी जी और इस रायसीना पे बहुत सारे और भी ऐतिहासिक है, जैसे वाजपेयी जी जी जी। या राजीव गांधी भवन, इसका भी क्या इतिहास रहा है? देखिए, ये जो पूरा बिल्डिंगें हैं यहाँ से लेके, मतलब ये पहली बिल्डिंग और आखिरी में जाएंगे इसी रोड पर, तो वो बिल्डिंग है मेरिडियन होटल, जी है ना। ये सब समय के साथ कहीं एशियाड 82 में ये ऐसे ऐसे बनते गए। ये एशियाड 82 के बाद बहुत सारे निर्माण हुए हैं यहाँ। तो ये जो पूरा बिल्डिंग है, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद रोड पर आप आगे जाएंगे तो कुछ भवन बने हैं नए। उनमें से एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो बनी है जहाँ रायसीना रोड, जिस पर रायसीना रोड पर जो आप शुरू जहाँ से होता है लिखा हुआ मेरिडियन होटल, पहले वो भी मेंबर्स रहते थे पार्लियामेंट के। उसमें एक मेंबर थे जी। हमारे इलाहाबाद के, उनका नाम मसूरिया दीन, उनके नाम के आगे एमपी लगा हुआ था। जी वो भारत के संविधान सभा के मेंबर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी करीबी लोगों में रहे। और ये जो पूरा एरिया है, अटल जी यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे, जोशी जी अभी रह ही रहे हैं। और जवाहर भवन जो रहा, ये इसके पहले यहाँ जब कांग्रेस विभाजन हुआ था तो कांग्रेस का हेडक्वार्टर यहाँ होता था। और यहाँ बगल में आप जाएंगे थोड़ा सा आगे जाके जनेश्वर जी रहा करते थे, जनेश्वर मिश्र। जरूर से उनका एक बोर्ड लगा हुआ था, होता था लोहिया के लोग। जागरण के प्रोपाइटर जो है नरेंद्र मोहन का भी मकान यही था। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े स्टालवर्ड्स जो है यहाँ रहे। और एक चौधरी चांदराम साहब जो है हरियाणा के बड़े नामी, सैयद साहबुद्दीन, ये सब यहाँ आसपास के इलाकों में जी ये लोग रहते थे जो है। तो और तब में हमें फ़र्क ये है कि मैं आपको बताऊँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इवन अटल जी से मिलने में भी अगर आप चले गए गेट पर कि मैं चुनाव जाऊँ और मैं साहब मिलना, तो आपका गेट खुल जाता था। मतलब अब तो ये हो गया कि आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे लोग। ये पूरा सुरक्षा तंत्र इस तरह से बदला। पीआईबी में भी ये था। पीआईबी में बहुत लंबे समय तक पीआईबी कार्ड नहीं होता था, तो हमें पता था कि किधर से जाने पे हम कहीं भी जा सकते हैं। तो पीछे से एक रास्ता था जहाँ हमें मालूम था वहाँ जाने पे कोई रोकेगा नहीं, वहाँ जाके हम ऊपर चले जाते थे, पीआईबी कार्ड होके भी पता नहीं। तो ये जो पूरा है, आपको सारा जगह का एक्सेस, आपको मिनिस्ट्रीज में जाना, आपको रेल भवन में जाना, कहीं जाना है, तो ये सारा एक्सेस हमें मिलता था। जो अभी केवल इसका भौतिक सुख ये है कि संसद भवन और केंद्रीय मंत्रालयों के आसपास आपके पास एक जगह है जहां आप किसी दोस्त को बुला सकते हैं। वो कहीं नहीं है, आप उठा के जितना भी देखेंगे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप ये देखेंगे तो ये भी भवन पर निगाह लगी हुई सरकार की। और इसके बदले में जो भवन मिलना था, 2 सांसदों के मकान खाली कराए गए, वो हटाए गए, डिसमेंटल हुआ। और क्लब ने जो पैसा जमा किया था, पैसा जमा करने के बाद भी लैंड अलॉट करके सरकार ने हटा दिया लैंड। तो आप लैंड वाला अगर बात करेंगे तो हमारा एक भवन बनता, वो भवन कई मंजिला होता, जी जिसमें सारे साधन सुविधाएं होती, कोई बाहर का जर्नलिस्ट आ रहा रुकता, ये सारी चीज़ों का पूरा इंतजाम हो चुका था। लेकिन सरकार ने यहाँ दे करके भी, ये 2 बार हो चुका, जहाँ नेशनल मीडिया सेंटर बना है पहले वहाँ मिला था जी। जगह, वो जगह भी कैसे हट गई मुझे नहीं पता। इसके बाद दूसरी जगह भी जो थी वो भी सरकार ने ले लिया वापस। अब वो कोई और संस्था को देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं पैसा। क्लब में राजीव गांधी के अलावे चंद्रशेखर आए हुए हैं। हाँ, उससे पहले इंदिरा जी आई होंगी, जरूर आई होंगी, 100% आई होंगी। जी जवाहरलाल जी भी शायद आए हो, क्योंकि प्रेस क्लब तो 1950s में इस्टेब्लिश हुआ था। जी और ये जो है फिरोज गांधी मेमोरियल ट्रस्ट था। और ये जो फिरोज गांधी वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। और बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो फाउंडर्स में, विश्वबंधु गुप्ता थे, गुजर गए कुछ साल पहले, जो सन और ये तेज ग्रुप के मालिक थे। कोतरू साहब का जो मेरे अध्यक्ष थे, जब मैं पहले फर्स्ट टर्म में, कोतरू साहब मेरे प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था। और सेकंड टर्म में शरद द्विवेदी थे। और इसी क्लब के बारे में ये भी कहा था कि रेड क्लिफ, सिविल रेड क्लिफ साइट यहीं पे इंडिया डिवीजन के बारे में। देखिए, इसके बारे में मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। ये बहुत हिस्टोरिक जगह थी।
ये जो है अगर आप देखें अब तो थोड़ा बदलाव बदलाव हो है। गया है। जी। पहले ये जो है कि जो अमेरिकन जीआईज आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जी। जो उनके जो ट्रूप्स वगैरह आए थे, तो अगर आप देखें इसमें लकड़ी के फ्लोर होते थे इधर। जी। कहा जाता है कि यहाँ पे उनको कुछ लोगों को ठहराया गया था। उसी तरह से जैसे कनॉट प्लेस में भी कई जगहें हैं, होटल पैलेस साइट्स था और भी बहुत जगह थी जहाँ पे अमेरिकन जीआईज थे। तो प्रेस क्लब एक बहुत हिस्टोरिक जगह है ये, और इसको शिफ्ट करने की कई मर्तबा मुहिम चली है। एक बार तो तकरीबन सब कुछ तय हो गया था। जहाँ पे यूएनआई की बिल्डिंग 9 रफ़ी मार्ग में है, वहाँ पे प्रेस क्लब का नया प्रेमिसेस होना था। यूएनआई नीचे होनी थी, प्रेस क्लब और प्रेस एसोसिएशन और बाकी सबके ऑफिसेज होने थे। तो अब किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद एडजेसेंट साइट भी मिली थी। उसके बाद मेरिडियन होटल के बगल में जहाँ पे वो अब मीडिया सेंटर है, ये जगह भी ऑल्टरनेट साइट मिली थी। तो अब विवादों में घिरा हुआ है ये सब कुछ। और अपनी कहानी के क्रम में मैं फिर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद कुमार सिंह, जो राज्यसभा टेलीविजन में थे, मैं उनसे बात किया। अरविंद जी का एक अन्य बातों के अलावे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की जो नज़र, क्योंकि शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था में सरकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से सरकार की जो नज़र या सरकार का जो व्यवहार पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए, क्लब के लिए होनी चाहिए, वो नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी 18वें संसद जी के नेतृत्व कर रहे हैं। जी नेहरू से लेकर मोदी तक जी इस संस्था, इस प्रेस क्लब में जी। आपके जानकारी में या आपके समय में कितने प्रधानमंत्री आए हैं? नहीं, मुझे तो एक राजीव गांधी का याद आता है कि उनका सुना है मैंने, मैं उस फंक्शन में भी नहीं रहा। अगर तो प्रधानमंत्रियों का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का अब एक नया संबंध बन गया है कि पहले क्या था कि ये जानबूझ के हो रहा है या क्या हो रहा है कि अगर आपने यहाँ गाड़ी खड़ी की है तो अचानक एक आदमी आएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी, कहेगी साहब ये गाड़ियाँ हटाएंगे, तब गाड़ी हटने लगेगी कि रूट लगा हुआ था, है ना। तो हमने देखा, उसके पहले मैंने कभी नहीं देखा कि रूट लगा हो तो क्लब की गाड़ियाँ हटाएंगे। एक नई चीज़ है, क्योंकि मोदी साहब या ये लोग में कभी कोई आना जाना रहा नहीं, यहाँ उनका आना जाना रहा नहीं। और मीडिया से उनका अपनी मीडिया का मतलब है कि जितना मैं समझ पाया हूँ कि उनकी अपनी मीडिया है ना। तो ये जो क्लब है, ये क्लब मुख्य रूप से जो अभी जो जितने इलेक्शन हो रहे हैं, सरकारी पक्ष के लोग नहीं जीत रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि उस पक्ष के लोग जो लड़े हैं उनको इतना कम वोट मिले हैं कि वो बताने लायक भी नहीं है। तो मतलब पत्रकार अपने हिसाब से लोगों को इलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है वो बहुत से लोगों को इस बात को लेकर भी पीड़ा कि भाई यहाँ ऐसा हमारा तो कोई है ही नहीं है क्लब। तो इसीलिए, क्योंकि इसी सरकार में हुआ कि पैसा जमा करके भी जगह नहीं मिली है, ये तो अब तक नया क्लब बन चुका होता है इसी बिल्डिंग में। हम जो अभी वर्तमान क्लब है, इस क्लब को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? देखिए, और बेहतर बनाने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत छोटा स्पेस है। अगर 5000 लोग अगर आपके हैं, आप देखिए ज़्यादातर सीनियर लोग तो यहाँ बैठे होते हैं बाहर। कई बार ऐसा होता है कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी, आप खड़े होकर घूम रहे हैं, है ना। इसको बेहतर बनाने के लिए इस जगह का विस्तार होना जरूरी है, या तो यही मल्टी स्टोरी बन जाए, है ना, क्योंकि और इसके विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे यहाँ तामझाम है, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर इस क्लब को पत्रकारों के लायक बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि जब से नया श्रम कानून आया है उसमें श्रमजीवी पत्रकार कानून भी नहीं रहा जी। तो अब ले दे करके संस्थाएं भी नहीं रही। जैसे कॉन्टेक्चुअल हुआ तो आप जितना डीयूजे से लेकर संस्थाएं, हमारे पास एक ही संस्था है जिसमें इतने मेंबर हैं, और अभी जितना आंदोलन, एजिटेशन जो कुछ हो रहा क्लब ही कर रहा है ना। तो मुझे लगता है कि इस संस्था को जीवंत बनाने के लिए आप जैसे सीनियर लोगों को कैसे इसको जोड़ा जाए यहाँ से, ये सोचने की ज़रूरत है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग हैं। क्योंकि देखिए, क्लब का तो एक अपना अलग कैरेक्टर है। क्लब है तो इसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते तो हमें लगता है कि ये सूचना का भंडार होना चाहिए, यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छा वर्क स्टेशन होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, और इसके लिए थोड़ा जगह होनी चाहिए। तो लेकिन अभी पहले जो जिस जगह जो जितनी है
उसी का अगर बेटर यूटिलाइजेशन हो जाए, नंबर एक। दूसरी चीज़, जो एक्टिविटीज़ हो रही, क्लब भी महंगा हो गया। अभी तक क्या था कि कंस्टिट्यूशन क्लब था, अगर आप ट्रेड यूनियन के हैं, कहीं और है, कोई कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं लोग, अब वो कॉरपोरेट हो गया। अगर आप कोई कंस्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये, 30,000, 40,000, 50,000 रखेंगे तो 59 में जब यहाँ पे प्रेस क्लब गोविंद वल्लभ पंत यहाँ उद्घाटन किया है, उस जमाने से लेके शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो पिछले कुछ वर्षों में, हम उसको दशक भी मान सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में या उससे अधिक के वर्षों में इस जमीन पे सरकार की नज़र गड़ी हुई है, टिकी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का विकास हो, और इसका उदाहरण ये है कि प्रेस क्लब को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए 2 जगह जमीन आवंटित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दोनों जगहों में किसी न किसी कारण से वो जगह आवंटित नहीं हो सका। पैसे जमा किए गए, पैसे, लेकिन सरकार को जो चाहिए था कि क्लब को या पत्रकारों को, पत्रकारिता को जिस तरह से मजबूत बनाना, एक जो प्रजातंत्र की जो चौथा स्तंभ है उसे मजबूत करना, वो नहीं हो पाया। अरविंद जी कहते हैं, भैया जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आप पत्रकारों को मान सकते हैं। इस बीच में कुछ नई चीज़ें जो दिख रही, वो दिख रही कि एक तो सीनियर जर्नलिस्टों ने आना बंद कर दिया, जी। दिख रहा प्रकट रूप में। कई ऐसे लोग जो कि हमारे मित्रों में हम जानते हैं, वो क्लब के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, वो नहीं आते। वो अरे यार, अब वहाँ आने का अब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ जाएंगे और देखेंगे तो हमें आपको बात करना मजबूरी में, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, हम आते हैं, हमारे पास कोई रास्ता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉरपोरेट दुनिया के लोग, लाइजनिंग के लोग, मतलब मुख्य धारा के पत्रकारों की संख्या धीरे धीरे बहुत सीमित होती चली जा रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। और मैं निवेदन करूंगा कि जो क्लब में, क्योंकि अभी गौतम लाडी जी हैं तो खुद भाषाई, मैंने एक तरह से बंगला जर्नलिज्म में बड़े नाम है वो, तो मैं उन लोगों से, उन्होंने एक आध दो अच्छा काम किया। जैसे पुस्तक मेला एक लगाया था, आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं। जी जी, कई एक्टिविटी कल्चरल वगैरह करते हैं, लेकिन मैं निवेदन ये करूँगा कि वो कुछ ऐसा करें कि यहाँ का जो मीडिया पर्सन है वो लगातार जुड़े और उनके मतलब मानसिक उन्नयन के लिए कुछ काम होते रहना चाहिए। क्योंकि आज जो सीनियर जर्नलिस्ट वो एसेट है, उस एसेट का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये क्लब कर सकता है। जैसे आप वर्कशॉप कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के जो आप क्राइम जर्नलिज्म पे कर सकते हैं, आप मतलब आप लीगल जर्नलिज्म पे कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पर कर सकते हैं, आपके पास लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जगह है ना, अभी क्या है कि अब पार्लियामेंट में जाने वाले लोगों के पास, जिनके पास गाड़ी नहीं है, यहीं पर गाड़ी खड़ी करते हैं, आपके पास एक पार्किंग है संसद के पास। तो ये जो होने का सुख है ना, मतलब इसको कहिए कि मतलब ये जो इस कार्ड का कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन ये अपना एक संस्था होने का सुख है कि रायसीना रोड पर अगर पत्रकार के पास कुछ है तो हमारा अपना एक क्लब है जहां आप अपने दोस्त के साथ आ सकते हैं, आ दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये इस बहाने से आप नए लोगों को जोड़ करके उनको थोड़ा उनका मानसिक उन्नयन करेंगे। क्योंकि हमने और आपने जो जर्नलिज्म की है ना, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है जी, और हमें बहुत सम्मान मिला है। जो नए जर्नलिस्ट हैं उनको ये कहा के खारिज नहीं कर सकते कि उनके पास नॉलेज नहीं है। सच ये है कि हम भी अपना नॉलेज उनको शेयर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि क्लब को वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपका अखबार की दुनिया में करीब करीब 50 साल होने जा रहे हैं। देखिए, अखबार में मैं जनवरी 1980 में मैंने शुरुआत की थी अखबार के अंदर। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, जी, जी। एक दो साल की थी। पर जो है कि 45 इयर्स का तो विद नेशनल न्यूज़पेपर्स एक्सपीरियंस है ही, और उनमें से 32 साल जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में गुजरे हैं। इस दौरान में आप भारत का जो पत्रकारिता या दिल्ली की जो पत्रकारिता, दिल्ली के पत्रकार का व्यवहार और प्रेस क्लब को सबको मिला के कैसे देखते हैं? क्या क्लब वही चीज रहा जो? देखिए, हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आजकल जाता नहीं तो मैं उचित नहीं समझूंगा कि अब क्या है क्या नहीं है। प्रेस क्लब, अखबार वाले तो एक जैसे ही हैं, सब हमेशा रहे हैं। उनका आपस में बहुत अच्छा गहरा संबंध रहा है। शाम को आके अपना ड्रिंक पीते हैं काम खत्म करने के बाद और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन मतलब कि अब जो है कि
थोड़ी डिवाइसिवनेस आई हुई है, विभाजन आया हुआ है। पहले भी था, पर पहले इतना एविडेंट नहीं था। अब जो है कि खेमे बंटे हुए हैं कि ये इस ब्लॉक के सपोर्टर है, ये इस ब्लॉक के हैं। ऐसा नहीं था पहले, था मतलब कि, लेकिन इतना एविडेंट नहीं था, इतना ओपन नहीं था। लेकिन अब जो है थोड़ी कड़वाहट आ गई है रिश्तों में। तो बट ये समय का वो है कि समय जैसी आपकी सोसाइटी होती है और जैसे जो आपका वातावरण होता है वो ही रिफ्लेक्ट होता है, प्रेस क्लब में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। क्लब को कैसे, अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि मैं वोट के टाइम में जाता हूँ, वोट दे के आ जाता हूँ, क्लब में करीब 9,000 मेंबर्स हैं, जिसमें 4,000 के आसपास एक्टिव है। अगर आप ऐसे लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, क्लब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो क्लब की हालत तो खराब ही होगी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं और उसमें बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, उनको उतनी ही चिंता है प्रेस क्लब की जितनी किसी और को हो सकती है। कि हम लोगों का जहाँ पे सहयोग मांगा जाएगा वहाँ पे हमेशा रहेंगे। लेकिन जो है उस तरह से डे टू डे उसमें हो नहीं सकते, और दूरियां भी बन गई हैं। अब जैसे मैं फॉर इंस्टेंस गुड़गांव में रहता हूँ, तो शाम को प्रेस क्लब में जाने का कोई ज़्यादा तुक मतलब बनता नहीं है, बनता नहीं है कि इतनी दूर जो रात को फिर 1.5 घंटा 2 घंटा आप ड्राइव करके वापस पहुंचो। तो जो है कि सर्कमस्टेंसेस है, एटमॉस्फेयर है, परिस्थितियां हैं जिसके कारण जो है नहीं जा सकते। और अब जैसे मैंने बताया कि हर पीढ़ी में नए लोग आते हैं और वो आगे चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। और एज लॉन्ग एज जो मेंबर हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, उनको संतुष्टि है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम प्रेस क्लब को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कैसे बना सकते हैं? वाइब्रेंट तो देखिए मेंबर्स बनाते हैं। जितनी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होगी और जितने ऑफिस बेरर्स उनको उस का फ़ायदा उठाकर नए नए प्रोग्राम्स करेंगे, अच्छा है। तंबोला होता है, बाकी एंटरटेनमेंट होता है, स्पेशल क्रिसमस, दिवाली, इन त्योहारों पे फंक्शंस होते हैं। तो ये तो चल ही रहा है। भारत के संसद से इसकी दूरी बहुत कम है, लेकिन इस दूरी को भी अभी तक जितने 18 लोकसभा का गठन हो चुका है, इस 18 लोकसभा के गठन होने के बाद जितने प्रधानमंत्री आए, उसमें कितने प्रधानमंत्री या उनके जो कैबिनेट के लोग थे, मंत्रिमंडल के लोग थे, नेता, ये कितने बार यहाँ पे आए? यह बहुत शोध का विषय है। सवाल यह है कि हम अगर संसद के इतने नज़दीक हैं, तो इस तरह का वाइब्रेशन इस क्लब में क्यों नहीं है? अराउंड 68th ईयर आपका क्लब का है और आने वाले दिन में चुनाव भी होने जा रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि मैं 35 साल से मैं भी क्लब को देख रहा हूँ। भारत के संसद से हमारे प्रेस क्लब की जो दूरी है वो 100 कदम से अधिक नहीं है। फिर हमारा प्रेस क्लब जहाँ इतने बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं, ये इतना वाइब्रेंट क्यों नहीं हो पाया कि हम हावी हो सके? देखो ऐसा है, हम बात कर रहे हैं प्रेस क्लब और राजनेताओं की। हमारी दूरी तो उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग उनसे बहुत दूर नहीं है, मगर हमारे रिश्ते उनसे इतने बढ़िया हो नहीं पाए कि हम उन्हें अपने क्लब तक बुला पाए जो होता था पहले। यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, प्रेसिडेंट भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से जाते थे, हमारे जर्नलिस्ट थे, एक अलग अलग माहौल बना हुआ था, सब एक मोल जोल था। इतनी एक बड़े बड़े जर्नलिस्ट आके यहाँ पे बैठे थे, इतना होता था कि कई मंत्री और पार्टी नेता यहाँ आते थे, अपने कार्यक्रम भी यहाँ करते थे। धीरे धीरे बड़े जर्नलिस्टों ने आना कम किया। उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, और मैं इतना बड़ा हूँ भी नहीं ये सब बोलने के लिए। मगर हाँ, अब जर्नलिस्टों की संख्या यहाँ आनी थोड़ी सी कम हुई है। जो जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कवर करते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ या राजनीति कवर करते हैं, वो भी यहाँ कम ही आ पाते हैं। पहले न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट जब शाम को अपनी स्टोरी लिख के यहाँ आते थे, तो यहाँ उनके साथ कुछ नेता लोग भी आते थे, उनसे बात करते थे, डिस्कस करते थे। अब वनस्पत इसके वो यहाँ आके अपना स्ट्रेस कम करें या फिर यहाँ पे आके कुछ जर्नलिस्टों से मिले, कुछ नेताओं से मिले,
अब वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। इसके पीछे के कारण मेरे लिए बता पाना मुश्किल है कि मैं उनके और मेरे बीच में लंबा गैप है। मगर ये है कि अब उस कद के जर्नलिस्ट भी नहीं रहे जो इन नेताओं को यहाँ तक लेके आए। तो आप सीधा बोल रहे हैं कि पत्रकारिता में एक तरह से कमी आई है जो मैं पत्रकारिता में कमी आई है ये बोलने का नहीं है मेरा, मगर हाँ, पत्रकारों की प्रेस क्लब की तरफ रुझान कम हो गया है। वो क्या कारण है ये तो शोध का विषय है, इसमें बात करेंगे और सोचना भी चाहिए कि क्यों। நமது போர் முழக்கத்தின் அடிப்படையாக இருந்தது। प्रेस क्लब के पहली मंजिल पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के नाम से एक पुस्तकालय बना है। पंकज बोरा से जब पूछा कि सर एक बात बताएं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नाम से प्रेस क्लब में पुस्तकालय होना या उनके नाम से नामकरण होना यह कहाँ तक सार्थक है। प्रेस क्लब में एक गजब चीज देखा हूँ, मुजीबुर रहमान के नाम से यहाँ पे लाइब्रेरी है। देखिए, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला जी। तो लाइब्रेरी तो प्रेस क्लब में अगर खुलनी थी तो और भी बड़े बड़े लोग हैं जो अखबार की दुनिया से थे जी, वही इसलिए मैं अब जैसे श्यामलाल जी थे, एग्जैक्टली टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, और उनकी जो प्राइवेट लाइब्रेरी को लोग कहते थे कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी अगर ऊंदा लाइब्रेरी गुलमोहर पार्क में शायद वो रहते थे तब तो थी। तो अब गिरिलाल जी थे, गिरिलाल जैन जी थे, इंद्र मल्होत्रा जी थे, और भी बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े पत्रकार रहे। तो अब कोई कारण रहा होगा जिस कारण से उन्होंने इसका नाम शेख मुजीबुर रहमान लाइब्रेरी रखा है। ये तो जो इस वक्त वही बताएंगे ऑफिस बेरर्स वो बता पाएंगे। பேசி வருகிறார் பூஜ்ய இன்று சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது। प्रेस क्लब में भारतवर्ष के जो पत्रकार हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे हों या बड़े बड़े लोग, कलम के मजबूत लोग, तो क्या उन लोगों के नाम पे लाइब्रेरी या पुस्तकालय नहीं होके बांग्लादेश के नाम से होना ये कितना तक सार्थक है। देखें, जब शेख मुजीबुर रहमान का वहाँ पे आपने चित्र देखा होगा जो एक बड़ी प्रतिमा लगी है, उससे पहले अफगानिस्तान के भी एक बड़े नेता यहाँ आए थे, मैं जानता नहीं कौन थे, मगर उनकी कारपेट उन्होंने एक वहाँ पे गिफ्ट किया था। जो वो तस्वीर लगी है वहाँ पे वो कारपेट लगा हुआ था फ्रेम करके। शेख साहब की तरफ से हमारे यहाँ जो मीडिया सेंटर बना था जिसमें कुछ कंप्यूटर लगे थे, पूरा सेंटर उसका रेनोवेशन उनकी तरफ से वो गिफ्ट किया गया था हम लोगों को। और वो जो मीडिया रूम शेख साहब के नाम से ही तब बना था।
पंकज बोरा साहब का कहना है। देखिए, अखबार में मैं जनवरी 1980 में मैंने शुरुआत की थी अखबार के अंदर। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, जी, जी। एक दो साल की थी। पर जो है कि 45 इयर्स का तो विद नेशनल न्यूज़पेपर्स एक्सपीरियंस है ही, में और उनमें से 32 साल जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ टाइम्स इंडिया ऑफ और इंडिया। हिंदू में ही गुजरे हैं। इस दौरान में आप भारत का जो पत्रकारिता या दिल्ली की जो पत्रकारिता, दिल्ली के पत्रकार का व्यवहार और प्रेस क्लब को सबको मिला के कैसे देखते हैं? क्या देखिए- क्लब वही चीज रहा जो देखिए, हाँ। मैंने आपको पहले ही बोला, पहले। मैं आजकल जाता नहीं, तो मैं नहीं उचित नहीं समझूंगा कि अब क्या है क्या नहीं है। प्रेस क्लब, अखबार वाले तो एक जैसे ही हैं, सब हमेशा ही रहे हैं। उनका आपस में बहुत अच्छा गहरा संबंध रहा है। शाम को आके अपना ड्रिंक पीते हैं काम खत्म करने के बाद, और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन मतलब कि अब जो है कि थोड़ी डिवाइसिवनेस आई हुई है, विभाजन आया हुआ है। पहले भी था, पर पहले इतना एविडेंट नहीं था। अब जो है कि खेमे बंटे हुए हैं कि ये इस ब्लॉक के सपोर्टर है, ये इस ब्लॉक के हैं। ऐसा नहीं था पहले, था मतलब कि, लेकिन इतना एविडेंट नहीं था, इतना ओपन नहीं था। लेकिन अब जो है थोड़ी कड़वाहट आ गई है रिश्तों में। तो बट ये समय का वो है कि समय जैसी आपकी सोसाइटी होती है और जैसे जो आपका वातावरण होता है वो ही रिफ्लेक्ट होता है। प्रेस क्लब में भी वो रिफ्लेक्ट होता है।